और अब समय हो चला है सुपरफास्ट 100 का। शुक्रवार को सियाचिन में शहीद हुए भौंडसी के 21 वर्षीय जवान तरुण भारद्वाज के राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के बड़े भाई पुष्पेंद्र ने मुखाग्नि दी। इस पहले जैसे ही आज तरुण भारद्वाज का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा, गांव में मातम पसर गया। इसके बाद तरुण भारद्वाज के पार्थिव शरीर को गांव में बनाई गई जवान ज्योति पर ले जाया गया, जिसके बाद पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के लिए भौंडसी गांव में शमशान घाट पर ले जाया गया, जहां पर सेना की टुकड़ी ने सलामी दी। इसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को तरुण भारद्वाज के बड़े भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मुखाग्नि देकर पंचतत्व में विलीन किया। शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए सोना के विधायक जो हैं कंवर सिंह वो वहां पर पहुंचे। पूर्व विधायक तेजपाल तंवर सहित स्थानीय अधिकारी भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नम आंखों से अपने लाल को विदाई दी। इस दौरान वहां मौजूद तमाम लोगों के जुबान पर तरुण भारद्वाज अमर रहे के नारों के साथ सभी की आंखें नम रही। टोक्यो पैरालंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुलाकात की थी। रविवार को इस मुलाकात का एक वीडियो जारी किया गया। इस दौरान पीएम एक टेबल से दूसरे टेबल पर गए और खिलाड़ियों के साथ कुछ यादगार पल बिताए। पूरे टोक्यो पैरालंपिक के दौरान भी प्रधानमंत्री भारतीय एथलीट्स का हौसला बढ़ाते हुए दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पैरालंपिक दल को अपने आवास पर सुबह के नाश्ते पर बुलाकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों ने उन्हें अपने हस्ताक्षर वाला एक स्टॉल भेंट किया। पीएम ने अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया और हाई जंप के खिलाड़ी मरियप्पन थंगावेलु से बात की। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया है। टोक्यो में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 24वां स्थान हासिल किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि केंद्र में भाजपा के शासन तले वीकेंड और वीकडेज के बीच का अंतर खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि देश में नौकरियां ही नहीं हैं। उन्होंने एक अखबार की खबर शेयर करते हुए ये बात कही, जिसमें कहा गया है कि 4000 से ज्यादा छोटी फर्में बंद हो सकती हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाजपा सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। जब नौकरियां ही नहीं हैं तो क्या रविवार, क्या सोमवार। भारत में कोरोना के नए मामलों में 3 दिनों से मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 28,591 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 338 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 34,848 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 6,595 एक्टिव केस कम हो गए। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल मिलाकर 3,32,36,000 लोग संक्रमित हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 11 सितंबर तक देश भर में 73,82,07,000 कोरोना वैक्सीनेशन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 72,86,000 टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। उधर गुरुग्राम में 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए, जबकि सोनीपत और अंबाला में 2-2 मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं प्रदेश के 13 जिलों में कोई भी नया मामला बीते 24 घंटे में सामने नहीं आया। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,640 पहुंच गया, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,686 मरीजों की मौत हुई। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.67% पहुंच गया। सिरसा में व्यापारी, युवा मजदूर और किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजहट के खिलाफ खड़ी हुई सरकार के खिलाफ ये मुहिम है। करनाल में किसानों का धरना खत्म होने के बाद लाठीचार्ज मामले की जांच को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। अनिल विज ने कहा कि हम जांच कराने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा कि करनाल के पूरे एपिसोड की जांच करवाई जाएगी। वहीं किसानों के विरोध और आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सभी को इसका अधिकार है और आंदोलन प्रजातंत्र का हिस्सा है। उसने कहा कि प्रदेश में जहां भी कानून व्यवस्था को लेकर परेशानी आएगी उसे उसी तरह से निपटा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनने का निर्देश दिया है। नारायणगढ़ पहुंचे सांसद नायब सैनी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को दिया है। इसके लिए वो सीएम का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों के अलावा दूसरे वर्गों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल कर किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और ये नारा देकर देश पर 55 वर्षों तक शासन किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सांसद नायब सैनी ने कहा कि किसानों का शोषण कांग्रेस के समय में किया जाता था और अब भी कांग्रेस किसानों को 3 कृषि कानूनों पर गुमराह कर रही है। रविवार को हरियाणा लोक सेवा आयोग की एचसीएस की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। सोनीपत में 11 जगहों पर 25 सेंटर बनाए गए थे, जहां पुलिस प्रशासन ने परीक्षा देने पहुंचे कैंडिडेट्स की बारीकी से जांच करने के बाद ही उन्हें एंट्री दी। परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों ने बताया कि यहां बैग मोबाइल जमा कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। बैग जमा करने के नाम पर उनसे डबल पैसे वसूले गए। परीक्षार्थियों ने दूर परीक्षा केंद्रों को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई। वहीं एडीजीपी संदीप खिरवार ने कहा कि कुछ परीक्षार्थियों को पहले ही हिदायत दी गई थी कि जेवर और अन्य सामान लेकर ना आएं। फिर उन्होंने व्यवस्था करने की भी बात कही। सोनीपत के कई जगहों पर सामान रखने की व्यवस्था न होने से दुकानदारों ने परीक्षार्थियों से अलग अलग शिफ्ट के लिए डबल चार्ज किया, जिसे लेकर कुछ परीक्षार्थियों ने रोष व्यक्त किया। सोनीपत में एचसीएस परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर एक दिव्यांग से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि दिव्यांग डॉक्टर प्यारेलाल सोनीपत में सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि वो परीक्षा केंद्र पर लाठी के सहारे पहुंचे थे। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी धक्का देने का आरोप लगाया और उनका यह कहना है कि जब उन्होंने पुलिसकर्मी से व्हील चेयर की मांग की तो पुलिसकर्मी ने उन्हें धक्का दे दिया। डॉक्टर का कहना है कि 112 पर कॉल करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि मदद करने की बजाय पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने और उन्हें जेल में डालने की धमकी तक दी। उधर अंबाला में भी एचसीएस और नीट की परीक्षाओं का आयोजन किया गया, लेकिन खराब मौसम के चलते दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें सेंटर मिलने में काफी दिक्कत हुई और जाम की वजह से सिर्फ 2 मिनट लेट हुए, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नकल रहित परीक्षा आयोजित हो, इसके लिए केंद्र से 150 मीटर दायरे में पार्किंग और फोटोस्टेट की दुकानों को बंद करवा दिया गया था। अंबाला में एचसीएस परीक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर पूरे से चाक चौबंद के इंतजाम देखने को मिले। अंबाला में एचसीएस परीक्षाओं को लेकर कुल 46 परीक्षार्थी केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्रों में 50 मीटर की दूरी तक लोगों को एकजुट होने की अनुमति नहीं थी। यहां 2 शिफ्टों में परीक्षाओं का आयोजन किया गया। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक रखी गई। सभी परीक्षा केंद्रों में बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। एसएचओ सुरेश कुमार बताते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए थे ताकि
परीक्षा केंद्र के बाहर किसी तरह की भीड़ एकजुट ना हो सके। अनाज मंडी में धान के सीजन की शुरुआत 1509 वैरायटी के आवक के साथ हो चुकी है। धान की गुणवत्ता और नमी की मात्रा के अनुसार 1509 किस्म की धान जो है वो प्रति क्विंटल 2450 से 2900 रुपए के रेट पर बिक रही है। प्रदेश की मंडी में अच्छे भाव होने की वजह से यूपी और उत्तराखंड के किसान भी अपनी धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों ने बताया कि इस बार हुई बरसात से धान की पैदावार भी अच्छी हुई है। करनाल मंडी में 2,96,000 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष इन दिनों में केवल 1,71,000 क्विंटल की आवक हुई थी। आवक से आंकड़ा बढ़ने से मार्केट फीस में भी अच्छी बढ़त होगी। कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन के महत्व को लेकर लोगों में काफी जागरूकता आई है। दरअसल लोगों में बागवानी का प्रचलन बढ़ा है। इसके चलते बहुत सारे लोगों ने रोजगार के रूप में पौधों की बिक्री और पौधों को लगाने के लिए नए नए डिजाइनर गमले तैयार करके मार्केट में उतार दिया है। इन पौधों को लेकर लोगों में नया उत्साह देखा जा सकता है। उधर जिला उद्यान अधिकारी जोगेंद्र बिस्ला ने बताया कि कोरोना ने इंसान को नेचर के प्रति जागरूक किया है। जिन लोगों ने कोरोना को बहुत ही बुरे तरीके से झेला है वो जानते हैं कि ऑक्सीजन की क्या महत्वता है। साइबर सिटी गुरुग्राम के कृष्णा चौक पर जन समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने रविवार को जाम लगाया। न्यू पालम विहार इलाके के लोगों का ये कहना है कि कॉलोनी को बने हुए 40 साल हो गए हैं, लेकिन 40 सालों के बावजूद भी इलाके के लोग जन सुविधाओं की समस्या से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि नगर निगम के कमिश्नर उनके पास आएं और उनकी समस्याओं का निदान करें। टोक्यो पैरालंपिक शूटिंग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले मनीष नरवाल रोहतक जिले के इस्माइला गांव में अपने ननिहाल पहुंचे, जहां फूलों की बारिश करके और नाच गाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मनीष नरवाल ने कहा कि अब पैरा खिलाड़ियों को भी वही सम्मान मिल रहा है जो अन्य खिलाड़ियों को मिलता है। मनीष नरवाल ने अपनी जीत का श्रेय अपने परिवार, कोच और देशवासियों को दिया। उन्होंने कहा कि पिछले पैरालंपिक खेलों में सिर्फ 19 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार देश ने पैरालंपिक में 19 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। मनीष की मां ने अपने बेटे को खुद के लिए वरदान बताया। कालांवाली में अंकुर प्रजापति हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने घोषणा पत्र अभियान की शुरुआत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो उस मामले में पहले भी सिरसा के पुलिस कप्तान तक बात कर चुके हैं, लेकिन अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस डीजीपी हरियाणा से जल्द ही मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार पिछले 8 महीने से न्याय की मांग कर रहा है। उधर पुलिस की ओर से दिए गए सुरक्षाकर्मी भी परिवार से वापस ले लिए गए हैं, जो कि गलत है। जल्द ही आरोपी को पकड़ना चाहिए। आपको बताएं 18 जनवरी को ही अज्ञात लुटेरे वार्ड नंबर 3 में महावीर प्रजापति के घर में घुसे और बचाव में गए अंकुर प्रजापति को गोली मार दी। फरीदाबाद के गांव सोतई में जन्माष्टमी के दिन युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया, जिसमें गांव के 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए युवक के परिजन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से गुहार लगाने पहुंचे। परिजनों ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से फोन पर उनकी बात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बताएं कि जन्माष्टमी के दिन दही हांडी चढ़ाने को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद सरपंच और उसके परिजनों ने उनके बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद दिखे। करनाल के सेक्टर 9 में 5 लुटेरे हथियार के बल पर पहले तो घर में घुसे और फिर घर पर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की। बुजुर्ग महिला के कान से सोने के कुंडल उतारने के लिए चाकू से वार भी किया। करीब 1 घंटे घर में डकैती करने के बाद लुटेरे फरार हो गए। फिलहाल बुजुर्ग महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया।
वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। पानीपत में पीवीआर सिनेमा के सामने एक बड़ा हादसा हुआ, जहां जीटी रोड पर खड़े एक ट्रक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। इस हादसे में मृतक की पत्नी और बच्चे बाल बाल बचे। बताएं कि पीड़ित परिवार चंडीगढ़ से मथुरा जा रहा था, जहां रास्ते में उनका हादसा हो गया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। टोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर में पढ़ने वाली एमबीबीएस की फाइनल ईयर की छात्रा की सड़क हादसे में उस वक्त मौत हो गई जब देर रात अपने एक फ्रेंड के जन्मदिन की पार्टी मनाने के बाद अपने दोस्तों के साथ मुड़थल ढाबे पर वो खाना खाने जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी पलट गई और रुचि की मौत हो गई। वहीं मृतक छात्रा रुचि के परिवार वालों ने रुचि की हत्या की आशंका जताई। रुचि के परिवार वालों का कहना है कि रुचि की हत्या की गई है और इसे हादसा दिखाया जा रहा है। वहीं पुलिस इस मामले की दोनों एंगल से जांच कर रही है। भवानी खेड़ा में शनिवार को किसानों ने अपनी मुआवजा राशि की मांग को लेकर इकट्ठा होकर निजी गैस कंपनी की पाइपलाइन का विरोध किया और पाइपलाइन का काम बंद करवा दिया। किसानों की मांग है कि उन्हें 2021 के मौजूदा महंगाई के हिसाब से मुआवजा राशि दी जाए, वरना वो खेतों से गैस की पाइपलाइन को नहीं गुजरने देंगे और अपनी मांगों को लेकर जल्द ही इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। उनका कहना था कि मुआवजा राशि की मांग को लेकर पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी गुहार लगा चुके हैं, जिसका उन्हें उचित मुआवजा राशि देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उनकी मांगों को नहीं माना गया। हिसार में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गांव शाहपुर में वीरेंद्र कबाड़ी की दुकान में काम करता है। लेकिन 10 सितंबर को गाड़ी में सवार होकर सुनील नामक युवक दुकान पर आया और उसके साथ हाथापाई करने लगा। हाथापाई में सुनील ने वीरेंद्र की कमर में इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद आसपास के लोगों ने सुनील को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पिस्तौल दिखाकर फरार हो गया। फिलहाल वीरेंद्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसकी हालत गंभीर है। रेवाड़ी के रामगढ़ भगवानपुर बस स्टैंड पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया गया। इसमें कृषि कानून और एमएसपी सहित किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। किसान मजदूर पंचायत की अध्यक्षता रामगढ़ के पूर्व सरपंच सुमेर सिंह ने की। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि काले कानून मजदूर, मध्यम वर्ग और छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए तबाही का रास्ता खोल देंगे। भूख को व्यापार की चीज बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा, संशोधित बिजली बिल के लागू होने से तमाम सब्सिडी खत्म हो जाएगी और नौहरा या गुवाड़ में जहां पशु बनते हैं उसमें घरेलू कनेक्शन के बजाय कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। भारतीय किसान यूनियन चडोनी ने नेता समय सिंह ने कहा कि अब रेवाड़ी की जनता जाग चुकी है और 22 सितंबर को शिवराज माजरा में किसान मजदूरों की बड़ी पंचायत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि 27 सितंबर को रेवाड़ी के गंगाई चाट और प्लाजा को बंद किया जाएगा। टोहाना के खानपुर में स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में 8 विभागों में एमबीबीएस के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की मंजूरी मिली। मेडिकल साइंस के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से मंजूरी मिली। कोर्स इसी साल से शुरू हो जाएगा। कॉलेज को इन कोर्सेज के लिए 23 सीटें मिली हैं। नए कोर्स शुरू होने का उन विभागों को भी फायदा होगा जिनमें बार बार आवेदन मांगने के बाद भी डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे।
कॉलेज में 8 विभागों में एमबीबीएस के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए एनबीई से मंजूरी मांगी थी। जून महीने में एनबीई की टीम ने संस्थान का निरीक्षण किया था। इस दौरान हॉस्टल, फैकल्टी, लैब, अस्पताल में ओपीडी, क्लासरूम सहित अन्य जरूरी संसाधनों की जानकारी जुटाई थी। एनबीई ने सभी विभागों में कोर्स शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इन कोर्सेज में छात्र अब दाखिला इसी साल से ले सकेंगे। सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाले पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया। रात को पुलिस के सिपाही पीसीआर में शराब के जाम छिड़काते हुए नजर आए। रात के समय पुलिसकर्मी पीसीआर को पुराने आईटीआई मेला ग्राउंड के पास खड़ा करके उसमें शराब पार्टी कर रहे थे। तभी उनके शराब और चखने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। पीसीआर की फ्रंट सीट पर एक बैग में शराब की बोतल, पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल नजर आई। मीडिया का कैमरा देखकर पीसीआर में तैनात ड्राइवर ने पीसीआर को वहां से निकाला और उसके बाद दूसरा पुलिसकर्मी भी पीसीआर के पीछे भागता नजर आया। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल 3 युवकों को अवैध हथियारों के साथ काबू किया गया है। ये तीनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। लेकिन ये बदमाश किसी वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 देसी पिस्तौल बरामद किए। तीनों आरोपी हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले हैं, जो पहले पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर काबू किए गए। सीआईए 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ में पिछले दिनों काफी आपराधिक वारदातें हुई हैं। इन्हीं वारदातों के चलते बहादुरगढ़ में सख्ती बढ़ाई गई। साथ ही पुलिस संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग कर रही है। रोहतक में सांपला के रहने वाले देवेंद्र हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि मृतक रोहित के दोस्त थे। हत्या के पीछे की वजह पैसों को लेकर हुआ विवाद बताया गया है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया है और 2 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। ताकि हत्या से संबंधित और भी जानकारी जुटाई जा सके। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार देर रात गांधारा गांव के जोहड़ में देवेंद्र का शव मिला था, जिसे पत्थरों से बांधकर जोहड़ में फेंका हुआ था। अच्छी बॉडी मसल बनाने के चक्कर में लोग धड़ल्ले से फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के ट्रेडमार्क लगाकर नकली सप्लीमेंट बेचने का धंधा झज्जर में खूब फल फूल रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पालिका बाजार में एक फूड सप्लीमेंट विक्रेता की दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान दुकान से करीब 3 से 4 लाख रुपए के नकली फूड सप्लीमेंट बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकली सप्लीमेंट बेचने का खुलासा किया। पुलिस ने नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। इसके अलावा आरोपी दुकानदार को भी हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। झज्जर में डालसा की ओर से लोक अदालत आयोजन करवाया गया, जिसमें सचिव अंकिता शर्मा मौजूद रही। एडीजे विमल कुमार, डीजे सुदेश कुमार की अदालत में कई मामलों का निपटारा किया गया। डीजे सुदेश कुमार शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा हाथों हाथ किया जाता है। इससे लोगों का समय बचता है, खर्चा बचता है। लोक अदालत में बिजली, फौजदारी, लेन देन और घरेलू मामलों का निपटारा हाथों हाथ कर दिया जाता है। अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल ने अंबाला कैंट बस स्टैंड का दौरा किया, जिससे उन्होंने बस स्टैंड पर बारीकी से जांच की और जांच के बाद जो कमियां पाई उसको ठीक करने का आदेश दिया। वहीं उन्होंने अड्डा इंचार्ज मीडिया के माध्यम से लोगों को रोडवेज की हर जानकारी देने के भी आदेश दिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी बस सेवा कब शुरू होगी और कब किस रूट पर किस बस सेवा को बंद किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। फरीदाबाद में भी आज जोरदार बारिश हुई, जिसमें गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। फरीदाबाद के अचरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास एक संदिग्ध सूटकेस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
मामले की जानकारी मिलते ही सीआईएसएफ और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और बम निरोधक दस्ते ने ब्लास्ट कर सूटकेस को खोला। पुलिस की अगर माने सूटकेस में कोई संदिग्ध सामान नहीं था। टोक्यो में हुई पैरा ओलंपिक गेम्स में तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर हरविंदर सिंह कैथल पहुंचे। कैथल में उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने फूलमालाएं पहनाकर हरविंदर को सम्मानित किया। वहीं हरविंदर ने बताया कि अपने जिले में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में और अपने मिलने वाले लोगों में पहुंचने पर उन्हें जो सम्मान मिला उससे वो बहुत खुश हैं।